तो आइए समझते हैं बेटा क्लॉज। क्लॉज आपने समझा होगा क्लॉज क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या होते हैं, बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ाया मैंने आपको। क्लॉज में ही एनालिसिस एंड सिंथेसिस हम सीखेंगे। ये अपने आप में एक चैप्टर है, अपने आप में चैप्टर है। और ये मैंने यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि हम सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्लॉज के एनालिसिस सिंथेसिस में जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए सीखते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, टाइप्स कह लो काइंड्स कह लो, बात बराबर है। दोनों का मतलब प्रकार होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, प्रकार। तो यहां पर आपके जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो आपने ये समझा कि जो एनालिसिस और सिंथेसिस के अकॉर्डिंग सेंटेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के बताए मैंने आपको। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ये चीज समझ में आई। लेकिन यहाँ पर अगर क्लॉज के अनुसार देखें तो ये सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जब भी हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब इसमें एक मेन क्लॉज आती है। क्या आती है, मेन क्लॉज, ठीक है, जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया। प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से। इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर आपकी प्राइमरी क्लॉज, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अगर हम बात करें एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, मैंने कहा आई हैव ए ब्यूटीफुल कार। तो अगर इस सेंटेंस को एनालिसिस किया जाए, तो इस सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, ये है हमारी फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये अपने आप में क्या है, एक क्लॉज है। और कैसी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसका अपने आप में एक मीनिंग है, ठीक है। अब यहाँ अगर बात की जाए कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस में बेसिकली कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। अगर सिंपल सेंटेंस को यानी कि क्लॉज को एनालिसिस करते हैं, गौर से सुनो, यदि सिंपल सेंटेंस को हम जो क्लॉज है हमारी उसको एनालिसिस करते हैं तो हम 2 सेंटेंसों को, 2 सिंपल सेंटेंसों को कंजंक्शन के मदद से जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम सिंपली बात करें कि प्रिंसिपल क्लॉज में कंजंक्शन यूज होते हैं या नहीं होते, तो बिल्कुल नहीं होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम, नो कंजंक्शन आर यूज्ड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी, किसकी, क्लॉज एनालिसिस की, तो हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। एक से ज़्यादा मेन क्लॉज हो सकती हैं जिसको हम किसकी मदद से, 3 चीज़ों की मदद से जोड़ सकते हैं। पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा जीरंड। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है इन्फिनेटिव। तीसरा क्या है, तीसरा है पार्टिसिपल।
अब ये क्या होता है, ये होता है क्रियावाचक, क्रियावाचक। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है अनंत। ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं कृदंत। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो वो हमारा क्या होता है, जीरंड होता है। क्या होता है, जीरंड। यदि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। यदि वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म सॉरी, तो यहाँ पर जब वर्ब एज ए एडजेक्टिव यूज होती है कि सेंटेंस में, तो वो आपका पार्टिसिपल होता है। डिटेल्ड चलेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, अगर ऐसे क्लॉज की एनालिसिस की जाती है, मान लो मैं आपको दो सेंटेंस देता हूँ। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट ये बोल दिया, ठीक है। और एक सेंटेंस आगे लिया कि आई हैव परचेस्ड सम, यहां लिख देता हूं इसको, ऐसे नहीं, आई हैव परचेस्ड सम वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है, कितने सेंटेंस हैं, दो मेन क्लॉज हैं। कितनी क्लॉज है, दो मेन क्लॉज, ठीक है। अगर मैं इसकी इन दोनों की क्लॉज एनालिसिस करता हूँ तो मैं इनको सेंस के अकॉर्डिंग या तो इन्फिनेटिव से जोड़ सकता हूँ या जीरंड से या पार्टिसिपल से। मान लो इन दोनों सेंटेंस को मैं इन्फिनेटिव की मदद से जोड़ता हूँ। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, और मैंने आगे का सेंटेंस जोड़ा टू परचेज सम वेजिटेबल्स। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है, मैंने इसको जोड़कर एक ही सेंटेंस बना दिया। अब इसको कहते हैं क्लॉज एनालिसिस, क्योंकि ये टू परचेज क्या है, अपने आप में इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव से मैंने इस सेंटेंस को जोड़ दिया। जोड़ते तब है जब सब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट सेम हो। इन्फिनेटिव के केस में दोनों के दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट को। तो ये चीज आपको समझ में आई। इस तरीके से क्लॉज एनालिसिस होता है। इसके ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में एक चैप्टर है, बहुत बड़ा विस्तार है इसका। अब मैं आपको इतना समझा रहा हूं जो आपको चाहिए, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी मिलेंगी। अगर चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे बहुत डीपली, लेकिन सेंटेंस को लेके चल रहे हैं हम, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। यदि आपने इसी वीडियो से स्टार्ट किया है देखना, तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, क्योंकि जो स्टोरी चल रही है, जो फ्री कोर्स चल रहा है हमारा, वो स्टार्टिंग चल रहा है। बेटा अगर स्टार्टिंग से वीडियो को देखोगे तो पूरी स्टोरी की तरह समझ में आएगी, सारी चीज़ें समझ में आ रहा है और आपको अच्छा भी लगेगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आइए समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट समझना है, एक मेन क्लॉज होती है, वन मेन क्लॉज, और दूसरी पॉइंट समझना है वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आपको ये समझना होगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, वैसे मैं समझा चुका हूं पहले ही वीडियो में, ठीक है। और समझ लो, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज बनती हैं सरकार, आपके माइंड में आ रहा है कैसे बनती है सर,
तो ये बनती है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उनसे बनती हैं। अब आप कह रहे होंगे सर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं ये बता दो। बिल्कुल, देख लो। जैसे आपका व्हाट, हु, वेयर, वाई, विच, whatever, whoever, unless, until, yet, बट ये इसमें आ जाते हैं, बस कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। एज इफ, एज दो, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ कर लेते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। इनसे जुड़ के बनते हैं, इनसे जुड़ के बनते हैं। यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारा, क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसकी 3 कैटेगरी होती है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में 3 कैटेगरी कौन सी होती है? पहली कैटेगरी होती है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। और तीसरी होती है महाराज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, 3 कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है? 3। तो आप लोग एक बार और समझ लो। यहां मैंने बोला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहले क्या आती है? एक मेन क्लॉज आती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं? आपके सामने। इसमें ही 3 कैटेगरी बनती है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज और सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। तो 3 क्लॉज आपको समझनी है। अब मैं आइए आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला आई डोंट नो, why he came here। भाई देखो, यहां पर यदि मैं आपको इसकी हिंदी बताऊं कि मैं नहीं जानता वह यहां क्यों आया, है ना, वह यहां क्यों आया, तो यहां पर जो आई डोंट नो है वो आपकी अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज है, या फिर आप कह सकते हैं मेन क्लॉज। क्या है? मेन क्लॉज। जो ये क्लॉज है ये है हमारी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। कौन सी क्लॉज है बोल के सुना दो? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। कैसे पहचाना सर आपने? भैया जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को। तो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब क्लॉज करती है। कौन करती है? एडवर्ब क्लॉज करती है। तो यहाँ पर आई डोंट नो वर्ब के बाद में, यानी कि ये पूरा पोर्शन जो काम कर रहा है वो एज ए ऑब्जेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पर ये आपकी वाई ही केम हियर आपकी क्या है? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। ये चीज समझ में आई? क्लियर हुआ ना सबको? अब आओ दूसरा समझा देता हूं। यहां बोला दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी। यह लड़की जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, यह लड़की जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। तो यहां पर आपको समझना है कि दिस इज द गर्ल अपने आप में क्या है भैया? प्रिंसिपल क्लॉज है। और कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है? मेन क्लॉज। यानी कि
यहाँ पर हु ऑलवेज सपोर्ट्स मी, यानी कि ये जो है इस लड़की की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? बस विशेषता, कि यह लड़की है जो मुझे सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आई ये वाली बात? क्लियर हुई? और एक और चीज देख लो, आप लोगों ने क्या समझा? एडजेक्टिव समझ लिया, और क्या समझ लिया आप लोगों ने? एडवर्ब क्लॉज। अब बची क्या है आपकी? बची है आपकी नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज कैसे पहचानते हैं आपको बताता हूं। नाउन क्लॉज हम कैसे पहचानेंगे? दोनों समझ ली, अब तीसरी समझो। मैंने बोला आई नो वेयर ही इज प्लेइंग। मैं जानता हूं जहां वह खेल रहा है। मैं जानता हूं जहां वह खेल रहा है। मैं जानता हूं क्या हो जाएगा? पर मैं जानता हूं वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। ठीक है। और वेयर ही इज प्लेइंग ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कैसे सर? अब यहाँ पर नाउन कैसे है कि मैं जानता हूँ वेयर इज ही प्लेइंग, तो यहाँ पर वह जहाँ खेल रहा होगा, तो किसी जगह पे खेल रहा होगा, तो जगह यानी कि प्लेस पे खेल रहा होगा। मान लो गार्डन में खेल रहा है, तो गार्डन में खेल रहा है, तो गार्डन क्या अपने आप में नाउन है? ऐसे या नो? तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो इन तीनों वाक्यों को ही आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम दिया गया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम दिया गया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम दिया गया। कैसे आप पहचान सकते हैं? हमेशा ध्यान रखना, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। क्लियर हुआ आपको? अच्छे तरीके से समझ में आया? अब एक लास्ट और बचा है, इसको समझ लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस का पहला पॉइंट समझना है, वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज होती है। वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज होती है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज चीज बताई थी, आसानी से पहचान सको। FANBOYS। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप जानते हैं F का मतलब क्या होता है सरकार? बोल के सुना दो। फॉर। A का मतलब क्या होगा? एंड। N का मतलब क्या होगा? नॉट या नॉर, सॉरी। और B का मतलब क्या होगा? बट। और O का मतलब होगा और। Y का मतलब क्या होगा? यट। और S का मीनिंग होगा आपका सो। क्लियर हुआ? तो फैन बॉयज की फुल फॉर्म आपको याद हुई अच्छे तरीके से कि फैन बॉयज क्या होता है भैया। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा आइदर ही और सी इज गोइंग टू मार्केट। या तो वह जा रही है या वह जा रहा है। कहाँ? मार्केट। तो यहाँ पर आपको कैसे पहचानना है कौन सी क्लॉज है? तो यहाँ पर आपको और से पहचानना है कि और आया है, तो कौन सी क्लॉज है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना सबको? अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैंने बोला नाइदर सीमा नॉर हर फ्रेंड्स। ठीक है, हैव जॉइंड द पार्टी। ठीक, तो यहां पर आपको कैसे पहचानोगे कि ये कौन सी क्लॉज है, कौन सा सेंटेंस है?
तो सीधे सीधे चले जाओ कहाँ, नॉर पे। तो नॉर आया है तो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। कौन सी क्लॉज कहलाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आई ये वाली बात, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी और कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए